औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो ये है कि हमने शॉर्ट केसेस के अंदर सिस्टम एग्जामिन्ड इन शॉर्ट केसेस ऑफ आईएमएम एंड एफसीपीएस पार्ट 2 बियॉन्ड जनरल सिस्टम। मतलब वो कौन कौन से सिस्टम है जो शॉर्ट केसेस के अंदर आस्क किए जाते हैं, उनकी लिस्ट आपको बतानी है। जो 5 जनरल सिस्टम है, जैसे कि जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन है, कार्डियोवास्कुलर है, रिस्पिरेटरी है, जीआईटी है, सीएनएस है, ये 5 जनरल सिस्टम है। इसके अलावा कौन कौन से सिस्टम है जिनकी हमें कमांड मिल सकती है और कैसे मिल सकती है, आपको वो लिस्ट बतानी है। तो हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वही 3 ग्रुप है। वो स्टूडेंट्स जो कि प्री आईएमएम मेडिसिन एंड अलाइड की तैयारी कर रहे हैं या आईएमएम में अपीयर होने जा रहे हैं। पार्ट 2 के कैंडिडेट जो कि मेडिसिन एंड अलाइड एफसीपीएस मेडिसिन के या सब स्पेशलिटी सुपरा स्पेशलिटीज़ के कैंडिडेट जो वाइवा में अपीयर होने वाले हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं, और एमआरसीपी पेसिस के स्टूडेंट। यही 3 स्टूडेंट्स हमारा टारगेट ऑडियंस है। तो उनको हमने बताना है कि कौन कौन से सिस्टम्स आस्क किए जा सकते हैं, उसकी एक लिस्ट आपको बतानी है, छोटी सी है। आई एम श्योर कि जो पिछली मेरी वीडियो आपने उसमें से एक लेसन तो ज़रूर सीख लिया होगा कि आप ये वीडियो अकेले नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि अकेले जब आप ये तैयारी की वीडियो देखेंगे हो सकता है आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर दें, आपको लगे कि ये बोरिंग है, क्योंकि आप नोट नहीं करेंगे, लिखना बड़ा मुश्किल है। मैं जो भी आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, आपने वो पॉइंट्स लिखने हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक तो आपका स्टडी पार्टनर आपके साथ हो, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी बुक हो। जैसे मैंने आपको पिछली दफ़ा कहा था कि आपने अपनी बुक का नाम लिख देना, कि मेरा अपना नाम लिख के कि फ़लाँ शॉर्ट केसेस बुक, उस बंदे की ये शॉर्ट केसेस की बुक है। तो अपना स्टडी पार्टनर साथ होगा आपके, उम्मीद है, और आपने अपनी जो है वो एक बुक भी बना ली होगी। तो अब चूंकि जो है ना, मैंने ये सोचा कि ये लिस्ट में पहले आपको इसलिए बता दूं कि अब आज 28 या 29 मार्च है, और मेरा जो मेन फोकस जो है जिनके लिए ये वीडियोस मैं बना रहा हूँ, ये मेरे वो स्टूडेंट्स और कोलीग्स हैं जो कि जिन्होंने अप्रैल 2024 के अंदर लास्ट के अंदर जो है अपीयर होना है। तो हो सकता है कि ये सारी अप्रोचेस मैं उनको शॉर्ट केसेस की ना बता सकूं, तो मैंने कहा लिस्ट बता देता हूं, क्योंकि जैसे ही मैं उनको 2 4 5 सिस्टम की शॉर्ट केसेस के अप्रोचेस लिखवाऊंगा और उन अप्रोचेस के मुताबिक पेशेंट पे ले जाके वीडियो बनाऊंगा, तो उनको खुद ही लिखना भी आ जाएगा कि स्कीमें लिखनी कैसी हैं और उनको जाके अप्लाई कैसे करना है। तो जो केसेस रह जाएंगे वो ताकि आप खुद उन सिस्टम्स को, उनकी तैयारी आप खुद कर लें। तो मेन फोकस मेरा ये है कि मैं आपको पहले लिस्ट बता देता हूँ, क्योंकि अभी साथ ही लॉन्ग केसेस की भी वीडियोज़ बनानी है, तो उसकी भी स्कीम्स हैं, वो भी लेंथी हैं, तो 1 महीने में बड़ा मुश्किल है कि शॉर्ट केसेस और लॉन्ग केसेस को आपको कवर किया जाए। और फिर स्पेशल जो है लॉन्ग केस की डिस्कशन के बारे में भी कुछ वीडियोस बनानी है कि इन्वेस्टिगेशन कैसे बतानी है, मैनेजमेंट कैसे बतानी है, और उसमें टीबी, हेपेटाइटिस बी, सी, सिस्टमिक, ये जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, जो लॉन्ग केसेस के यूजुअल केसेस हैं, उनको बोलना कैसे है, क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है, कैसे रिसेंट गाइडलाइन बतानी है। तो ये एक लंबा काम है, तो इसलिए मैंने कहा कि आपको पहले जो है ना मैं अपनी शॉर्ट केसेस की लिस्ट बता दूं, तो जितनी स्कीमें मैं आपको इसमें लिखवा के रिहर्स करा दूंगा, बाकी जो रह जाएंगी वो आप खुद कर लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये आप शुरू में ही लिख लें कि ये शॉर्ट केसेस आपको आने चाहिए। तो जी सबसे पहले तो 5 सिस्टम है जिनके शॉर्ट केसेस आज की जाते हैं, वो आप सबको पता है। आईएमएम के लेवल पे ज़्यादातर यही रह जाते हैं, लेकिन पार्ट 2 के लेवल पे ये 5 तो होते ही होते हैं। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, ये जो मैंने पहले 5 सिस्टम यूजुअल बता दिए, जनरल फिजिकल है, कार्डियोवास्कुलर है, रिस्पिरेटरी है, और जो है जीआईटी और सीएनएस है। अब और इसके अलावा छठा ग्रुप क्या है वो लिखे, वो है रूमेटोलॉजिकल एग्जामिनेशन। छठा शॉर्ट केस वो आपका हो सकता है रूमेटोलॉजी का। उसमें डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन आस्क किए जा सकते हैं, डिफरेंट कमांड हो सकती है। मिसाल के तौर पे आपको ये कमांड मिल सकती है, एग्जामिन द हैंड ऑफ दिस पेशेंट एंड प्रोसीड। उसमें ऑटोइम्यून डिसऑर्डर यानी कि रूमेटोलॉजिकल हैंड हो सकता है, या जो है सोरियाटिक आर्थराइटिस का हैंड हो सकता है। ठीक है, तो वो आपको ये कमांड दे सकते हैं, एग्जामिन द हैंड ऑफ दिस पेशेंट एंड प्रोसीड अकॉर्डिंगली। या examine the large joint of this patient, examine the small joint of this patient, examine the spine of this patient and proceed accordingly. So targeted आपको करके फिर कहा जा सकता है कि ये टारगेट करें। मिसाल के एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का पेशेंट है, वो आपको कहेंगे कि इसका स्पाइन एग्जामिन करें एंड प्रोसीड अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो वो आपको उसके अंदर जो है आपने मूवमेंट चेक करनी है, और फिर आगे उसके और उसमें फिर आपको हो सकता है पेरिफेरल कुछ फाइंडिंग भी मिलना शुरू हो जाएगा, कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस की या पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस की। तो उसमें आपको ऐसे भी कमांड दी जा सकती है कि पहले स्पाइन एग्जामिन करो और आगे प्रोसीड करें। तो इस तरह की चीज़ें कमांड में आपको मिल सकती हैं।
इसी तरह जो है एक दफ़ा ये भी केस उन्होंने रख दिया था, जैसे क्रोनिक गाउट का पेशेंट है, वो कहते हैं जी एग्जामिन द जॉइंट ऑफ दिस पेशेंट एंड प्रोसीड। उसमें आपको टोफाई बने होते हैं, हैंड के ऊपर बने होते हैं, ईयर्स के ऊपर बने होते हैं, तो और एक आधा ज्वाइंट होता है जो लार्ज है, वो सेप्टिक होता है, जस्ट लाइक सेप्सिस। तो उन सारा का आपने एग्जामिन करना होता है। तो वो स्टार्ट किसी एक ज्वाइंट से भी कर सकते हैं। एग्जामिन द नी ऑफ दिस पेशेंट एंड प्रोसीड अकॉर्डिंगली, एग्जामिन द हैंड ऑफ दिस पेशेंट एंड प्रोसीड अकॉर्डिंगली। सो आपने सारे ज्वाइंट को एग्जामिन कैसे करना है, उस पर मूवमेंट कैसे चेक करनी है, और उसकी स्कीमें आपने लिखनी है, रूमेटोलॉजिकल एग्जामिनेशन। अच्छा जी, उसके बाद शॉर्ट केसेस 7 नंबर पे, 5 सिस्टम के अलावा छठा रूमेटोलॉजिकल। सातवां जो केस है वो है शॉर्ट केसेस ऑफ डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन। यानी कि आपको कमांड ये मिलेगी, दिस इज अ डायबिटिक पेशेंट, एग्जामिन दिस पेशेंट, दिस इज अ हाइपरटेंसिव पेशेंट, एग्जामिन अकॉर्डिंगली, ठीक है, या प्रोसीड अकॉर्डिंगली। तो उसमें जो डायबिटीज हाइपरटेंशन का मेन फोकस जो आपसे केस करवाया जाता है ना, उसमें ये होता है कि उसमें कुछ फाइंडिंग होगी, उसमें ये देखना होगा कि ये जो है वो जैसे कि टाइप 1 है या टाइप 2 डायबिटीज़ के इंसुलिन रेजिस्टेंस की चीज़ें हैं उसमें, या डेफिशिएंसी एब्सेंस की चीज़ें हैं। उसके बाद है कौन कौन से ऑर्गन को उसने इन्वॉल्व किया हुआ है, माइक्रो एंड मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन। सो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन का अलहदा से शॉर्ट केस आ सकता है। तो उसमें आपने यही कि ये प्राइमरी हाइपरटेंशन और टाइप 1 डायबिटीज़ या टाइप 2 डायबिटीज़ है, और प्राइमरी हाइपरटेंशन है या सेकेंडरी हाइपरटेंशन है, और कौन कौन से ऑर्गन उनके इन्वॉल्व हैं, उनकी तरतीब लिखनी है कि मैंने कैसे परफॉर्म करना है, किस लेवल पर फंडोस्कोपी करनी है, कैसे कैसे सारे सिस्टम करना है, वो आपको लिखना पड़ेगा, उसके बगैर नहीं होगा। तो ये आपने याद रखना है कि ये केस भी आ सकता है। अगला केस है 8वां फंडोस्कोपी, जो कि मेरे पार्ट टू के जब एग्जाम हुआ था तो उसके अंदर भी उन्होंने रखा हुआ था। उसमें कमांड यही है कि पेशेंट लेटा होता है, वो आपको कहते हैं दिस इज द पेशेंट, काइंडली डू फंडोस्कोपी एंड प्रोसीड अकॉर्डिंगली। फंडोस्कोपी में डिफरेंट फाइंडिंग आपको मिल सकती है। मिसाल के तौर पे आपको जो है वो डिस्क मार्जिन जो है वो आपके ऑप्टिक डिस्क मार्जिन जो है ब्लर होंगे, रेज आईसीपी के साइन होंगे, तो उसी से आपने कॉज ढूंढनी है कि एसओएल ब्रेन है, सीएनएस के अंदर फाइंडिंग आ रही है, या जो है कोई स्ट्रोक का पेशेंट है, या इमरजेंसी हाइपरटेंसिव, लेस लाइकली है कि हाइपरटेंशन का पेशेंट है, या हाइपरटेंसिव चेंजेस हो सकती हैं, डायबिटिक चेंजेस हो सकती हैं, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर के लिहाज से कुछ चेंजेस फंडस के अंदर हो सकती हैं, वो आपसे पिक करवा सकते हैं। या सिंपल कोई भी आपसे ये कहेगा कॉटन वूल और ये हार्ड एक्सुडेट, उसके बारे में आप कैसा बताते हैं। तो फंडोस्कोपी का स्टेशन भी हो सकता है, और हो सकता है सिर्फ फंडोस्कोपी के साथ लफ्ज़ गौर करना है कि प्रोसीड अकॉर्डिंग। अगर वो प्रोसीड का कहे तो आपको मिनिमम न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, कार्डियोवास्कुलर करना पड़ेगा, और कुछ रूमेटोलॉजिकल ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के लिए जीपी करना पड़ेगा। तो ये स्कीम के अंदर आपको लिखना पड़ेगा कि कॉज ऑफ द चेंजेस इन द फंडोस्कोपी, वो भी आपको स्कीम में लिखना पड़ेगा। मैं वैसे आपको बताऊंगा, अगर मैं ना बता सका तो इस पैटर्न में अपने फंडोस्कोपी का स्टेशन भी तैयार कर लेना। अगला 9वां स्टेशन जो है अक्सर एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं, वो कहते हैं कि एग्जामिन द लोअर लिम्ब ऑफ दिस पेशेंट एंड प्रोसीड। अब लोअर लिम्ब का अक्सर स्टूडेंट मतलब ले लेते हैं कि शायद मोटर सिस्टम एग्जामिनेशन कह दिया गया, हो भी सकता है कि वो मोटर सिस्टम एग्जामिनेशन हो। आपको वो पूरा प्रोसीजर मैं बताऊंगा इंशाल्लाह इसमें कि कैसे आपने सबसे पहले सेग्रीगेट करना है कि ये न्यूरो का केस है, लोअर लिम्ब का एग्जामिनेशन, ये वास्कुलर केस है, ये जो है वो कोई डर्मेटोलॉजिकल केस है। तो कैसे आपने उसको डिफरेंशिएट करना है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपने याद रखना कि लोअर लिम्ब का मतलब सिर्फ मोटर सिस्टम नहीं है, कुछ भी हो सकता है। उसमें मुख्तलिफ फाइंडिंग हो सकती है, जैसे डायबिटिक फुट आपको दे दिया जाए, मुख्तलिफ फुट अल्सर्स दे दी जाए कि न्यूरोपैथिक या वास्कुलर है, तो अल्सर के एग्जामिनेशन और फिर प्रोसीड अकॉर्डिंगली कि और कहाँ कहाँ पे अल्सर है, वहाँ बाकी वेसल्स कहाँ पे है, हार्ट का क्या स्टेटस है। तो इस तरह आपको एक एग्जामिन द लोअर लिम्ब से केस आपका प्रोसीड करवा सकते हैं। या कुछ डर्मेटोलॉजिकल फाइंडिंग अक्सर रख देते हैं। मिसाल के तौर पे एक केस था जिसके अंदर जो है वो स्किन चेंजेस थी, पायोडर्मा गैंग्रीनोजम और एरिथेमा नोडोजम, और पीडल एडीमा था लोअर लिम्ब एग्जामिनेशन के ऊपर। तो ये इंस्पेक्शन पे मिल रहा था, और तो फिर वो सारा एग्जामिन करके फिर प्रोसीड अकॉर्डिंगली वो देखना चाह रहे थे कि इन्होंने सिस्टेमिक वो जो है ना सार्कोइडोसिस के लिए देखा, इन्होंने जो है लंग ऑस्कल्टेट किए, उसकी जनरल लुक देखी, या इन्होंने इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के लिए मैल एब्जॉर्प्शन के साइन, एब्डोमिनल टेंडरनेस देखी या नहीं देखी। तो एग्जामिनेशन ऑफ लोअर लिम्ब से, जिसमें आपको न्यूरो का केस हो सकता है, डर्मा का केस हो सकता है, या वास्कुलर या अल्सर्स हो सकते हैं, ठीक है, अल्सर्स हो सकते हैं, तो वो फिर उससे भी प्रोसीड अकॉर्डिंगली करा सकते हैं। तो ये भी स्कीम आपने लिखनी है। अगला इंपॉर्टेंट केस है जो अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं, ये इवन आईएमएम के लेवल पे भी आया हुआ है, एग्जामिन द नेक ऑफ द पेशेंट एंड प्रोसीड। ठीक है, नेक वो सिर्फ कमांड ये देता है, एग्जामिन द नेक एंड प्रोसीड अकॉर्डिंगली। तीन ही चीज़ें होती हैं नेक में, थायराइड पड़ा होगा, लिम्फ नोड पड़े होंगे, जेवीपी होगा, उन्हीं को आपने एग्जामिन करना है। बाज़ का जो है एसवीसी ऑब्स्ट्रक्शन, सुपीरियर वीना कैवल ऑब्स्ट्रक्शन का केस भी आ सकता है। ठीक है, तो बस आपको नेक के अंदर क्या क्या कैसे कैसे इन तीनों चीज़ों को सेग्रीगेट करना और कैसे प्रोसीड करना, और फिर पूरा एग्जामिन जीपी और अदर सिस्टम को कैसे स्क्रीन करना है, इस स्कीम के अंदर आपको ये लिखना पड़ेगा।
अच्छा, लेस लाइकली है, लेकिन अगले 2 केसेस जो शॉर्ट जो 11वें नंबर में बता रहा हूँ आपको, मेरा उम्मीद है कि आप ये सारी चीज़ें लिख रहे होंगे, ये लिखते जाइएगा, क्योंकि मेन बताने का मकसद आपको यही है कि आप लिख रहे हो। ये इसकी बुक भी छापी जा सकती है, लेकिन बुक छपवाने से कोई, मैंने देखा कि जिन जिन स्टूडेंट्स को भी मैंने अपनी लिखी लिखाई अप्रोचेज दी हैं, किसी को भी याद नहीं है। हाँ, जिसको मैं बता देता हूँ कि ये आपने ऐसे ऐसे करना है, तो वो उसको जल्दी जल्दी मिल के लिखते हैं कि यार ये हम भूल ना जाएं, वो उस जल्दी में लिखते हैं तो उनको याद रह जाती है। जिन जिन को भी मैंने अपनी अप्रोचेज, अपने नोट्स दिए हैं, किसी को याद नहीं। तो एग्जामिन द जेनेटेलिया एंड प्रोसीड अकॉर्डिंगली, ठीक है। लेस लाइकली है ये, एमआरसीपी पेसिस की ज़्यादातर वो इस तरह करते हैं, लेकिन हमारे भी हो तो सकता है, क्योंकि अब जैसे जैसे आपने देखा कि भी कैंडिडेट एग्जामिनर जो है वो एक ही तरह के एक स्टेशन ले लेके ना ज़रा वो भी अक जाते हैं, वो कहते हैं ज़रा चेंज लेके आए। तो हो सकता है वो आपको कहें एग्जामिन द जेनिटेलिया ऑफ दिस पेशेंट एंड प्रोसीड, तो जेनिटल एग्जामिनेशन आपको आना चाहिए। उसमें हो सकता है कि उन्होंने एंडोक्राइनोलॉजी का, कोई एक्रोमेगैली का, या कोई हीमोक्रोमाटोसिस का पेशेंट रखा हो, या कोई मिलिग्नेंसी टेराटोमा वगैरह या टेस्टिकुलर मिलिग्नेंसी रखी हो, उसके साथ प्लूरल एफ्यूजन साथ वो अटैच कर दें। या हो सकता है कि कोई क्रोमोसोमल डिफेक्ट का पेशेंट, जैसे डाउन सिंड्रोम और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ऐसा कोई पेशेंट वो रख दें, ठीक है। तो इस तरह जो है ना वो जेनेटेलिया एग्जामिन करें एंड प्रोसीड अकॉर्डिंगली। तो इसके लिए भी आपने स्टेप्स लिखने हैं कि अगर ऐसा केस आ जाए तो परेशान नहीं हो जाना कि मैं क्या करूं और किस तरह करूं, तो आपने प्रोसीड करना है, अपने असाब पे काबू पाना है और आपको उस चीज़ का पता होना चाहिए। अच्छा, और एक आजकल ना एक आपको पता है कि जैसे कोविड गुजरा है ना, तो कोविड के बाद जो है ना बहुत सारे एग्जामिनर्स को बाईपैप, सीपैप, वेंटिलेटरी चीज़ें आना शुरू हो गई हैं। और ज़ाहिर बात है ये आनी भी चाहिए, हमारी नीड है आजकल की, क्योंकि एक बहुत बहुत अच्छी ये पेशेंट हेल्प है, और मेडिसिन के स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो आपके साथ वो ये भी रख सकते हैं कि वहाँ पे बाईपैप पढ़ा हो, सीपैप पढ़ा हो, और साथ जो है ना या वेंट भी पड़ा हो सकता है। तो वो आपको कहें कि ये एबीजीज हैं पेशेंट की, ये डेटा है, इसका ऑक्सीजन सैचुरेशन ऐसी है, रिस्पिरेटरी रेट ऐसा है, तो टाइप 2 रिस्पिरेटरी फेलियर है, तो बाईपैप आपने इसको लगाना है, सेटिंग करके दिखाएं। अच्छा, ये लेस लाइकली है, ये आखिर में करना है, शुरू में इसमें टाइम नहीं ज़ाया करना। उम्मीद है जब भी आप बेड साइड, ये वो बच्चे हमारे जो तैयारी में हैं, जो भी जिनके एग्ज़ाम करीब नहीं है, उनको तो ये ज़रूर सेटिंग आ जानी चाहिए, बाई पैप की, सी पैप की, और जब वो आईसीयू की रोटेशन पे जाएं, क्योंकि आपने आईसीयू की रोटेशन की है तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपको वेंटिलेटरी सेटिंग्स आनी चाहिए। तो इसको भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये टिपिकल है, हम इसको डिस्कस करें, इसके ऊपर भी एक छोटी सी वीडियो बनाएं। तो आपको लेकिन पता होना चाहिए कि बाई पैप, सी पैप और वेंटिलेटरी सेटिंग्स ये आपने लिखनी है। अगर आपके पास आ जाए तो परेशान नहीं हो जाना कि जी ये क्या हो गया। तो पिछले दिनों में एक जो है ना स्टूडेंट्स थे, तो उनकी कहीं वो मॉक ट्रेनिंग, उनकी जो है वो एग्ज़ाम हो रहा था वहाँ पे, तो उन्होंने कहा जी वहाँ पे वेंटिलेटर को लेकर आए हुए थे एग्जामिनर, तो उन्होंने कहा कि जी बताएं कैसे सेटिंग करेंगे, क्या क्या है। तो इसलिए मैंने कहा आपको पहले बता दूँ कि आपको ये पता होना चाहिए। सो इस अब आपको जो आगे हमने शॉर्ट केसेस करने हैं, तो मैंने आपको स्कीमें लिखवानी है, और उन स्कीमों को लिखवा के आपको याद करवाना है, फिर आपको पेशेंट्स के ऊपर लेके जाना है। तो ये याद रखें, स्कीम लिखना बोरिंग नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। स्क्रिप्ट आप लिखेंगे, हर चीज़ का स्क्रिप्ट, कि आपने मेन मेथड से पहले क्या क्या 5-6 स्टेप करने हैं, मेन मेथड को कैसे करना है, एक्सटेंशन के स्टेप्स कैसे करने हैं, फाइंडिंग जो 10-12 आपके आखिर में आएंगी वो आपके जहन में होगी, कहीं में से कोई होगी, इन्वेस्टिगेशन का कैसे बोलना है। तो मैं सारा आपको लिख के लिखवाऊंगा, और लिखवा के फिर आपको पेशेंट्स के ऊपर लेके जाऊंगा, फिर देखेंगे कि उसका लिखने का कोई स्टूडेंट्स के ऊपर, स्टूडेंट के साथ मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे फ़ायदा होता है, कि जो जिन्होंने स्कीमें लिखी हैं, याद की हैं, और वो उसको फॉलो करते हुए जब परफॉर्म करते हैं तो टाइम मैनेजमेंट कितनी आसान हो जाती है, इंग्लिश बोलना, जुमले बनाना कितना आसान हो जाता है, इन्वेस्टिगेशन बताना कितना आसान हो जाता है, चीज़ों को याद करना कितना आसान हो, कितनी जल्दी चीज़ें मैनेज हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स आपको आना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो नेक्स्ट जो है ना हम इंशाल्लाह जीआईटी की अप्रोचेस जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आपको लिखूंगा, उसको जो मैं आपसे लिखवाऊंगा, इसी तरह मैं आपको हो सकता है वाइट बोर्ड के ऊपर मैं थोड़े बहुत पॉइंट लिखूं, लेकिन आपने अपना स्टडी पार्टनर साथ रखना है, अपने 3-4 तरह के जो है वो कलर वाले पेंसिल अपने साथ रखेंगे, मार्कर। तो आपको जो है ना मेन हेडिंग्स, उसकी आगे सब हेडिंग्स वो लिखनी है, वो याद करनी है। तो अपनी बुक्स, नोटबुक्स, और स्पेशली अपना स्टडी पार्टनर जो एक्टिव हो, जल्दी जल्दी आपके साथ चीज़ें लिखे, वो आपने नेक्स्ट वीडियो के लिए साथ रखना है, क्योंकि हमने जीआईटी की जो है ना इंशाल्लाह स्कीम लिखनी है कि कैसे शॉर्ट केसेस की करना है। और फिर मैं इंशाल्लाह जब ये 2-3 वीडियोज़ लिख लेंगे, फिर आपको पेशेंट्स के ऊपर भी लेके जाएंगे कि कैसे हमारे जो कैंडिडेट हैं जिनको स्कीम याद करवा दी है, वो कैसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये बस आज की वीडियो इतनी थी कि आपको अपने शॉर्ट केसेस का मेन्यू पता चल जाए, और फिर इंशाल्लाह हमने दरमियान में लॉन्ग केसेस की वीडियोस भी आना शुरू हो जाएंगी आपकी, और कुछ जो इंपॉर्टेंट
पार्ट 2 लेवल के जो डिस्कशन है, जैसे टीबी और हेपेटाइटिस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनकी डिस्कशन भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ करूँगा। बाकी आईएमएम के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो शॉर्ट केसेस ये इंपॉर्टेंट है, वो ये अपनी टॉक्स की तैयारी मेजर टाइम अपना टॉक्स की तैयारी को दें, क्योंकि ये 4 स्टेशन होने हैं उनके अंदर, और अगर आप ये 4 स्टेशन के ऊपर ही सारा टाइम लगा देंगे तो असल मेन आपका जो बल्क है, जो आपने नंबर लेने हैं, वो आपने नंबर लेने हैं टॉक्स के बाकी स्टेशन से, और जो बड़े आसान हैं उनके ऊपर मैं अलहदा इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। तो इन 4 को आपने कम टाइम देना, जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ तो आप 4-5 दिन में ये सारी वीडियो देख के इंशाल्लाह रिहर्स कर देंगे, लेकिन मेजर टाइम आप टॉक्स के बाकी चीज़ों को दो। इसको आपने देना है 1/3 टाइम और 2/3 टाइम टॉक्स को देना, और जो पार्ट 2 के कैंडिडेट हैं वो इसको 2/3 टाइम दें, बल्कि मेन टाइम इन्हीं को दें, शॉर्ट केसेस और लॉन्ग केसेस। टॉक्स पास करना आपके लिए मुश्किल नहीं होता। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।